दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है आदिकाल। इसके काल निर्धारण और इसके नामकरण पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें जो आदिकाल है वो हमेशा से विद्वानों के बीच में विवाद का विषय रहा है। इसका चाहे नामकरण हो चाहे काल विभाजन हो, इस पे हमेशा ही विद्वानों में विवाद रहा है। इसका नाम क्या रखें, इसका काल विभाजन कैसे करें। तो इसमें इसका कारण है कि कुछ इसमें अप्राप्य ग्रंथ हैं, प्रामाणिकता उनकी संदिग्ध है। निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है कि ये संपूर्ण ग्रंथ एक ही व्यक्ति के हैं, क्योंकि उसमें कई अध्याय अलग से भी जोड़े जाते हैं। उसमें ऐतिहासिकता का जो सामंजस्य है वो भी नहीं मिलता है। चाहे वो सांस्कृतिक, धार्मिक और साहित्यिक जो क्षेत्र हैं उसमें भी विरोधी तत्व दिखाई देते हैं, क्योंकि उसमें भी एकता का अभाव दिखाई देता है। तो एक ही सब्जेक्ट को, इस एक ही तत्व को ध्यान में रख करके इसका नामकरण करना, इसका काल विभाजन करना एक बहुत ही कठिन कार्य है। निश्चित रूप से उसका जो है नामकरण एक ही चीज को, एक ही विशेष तत्व को ध्यान में रख के नहीं किया जा सकता। तो चलिए आगे देखते हैं। जो आदिकाल है वह हिंदी साहित्य का प्रारंभिक चरण माना जाता है। हिंदी साहित्य का जहाँ से शुरुआत मानी जाती है वो आदिकाल से मानी जाती है। तो इसका जो एग्जैक्ट टाइम है वो लगभग 10वीं सदी से 14वीं सदी के मध्य तक से शुरू से माना जाता है। 10वीं सदी से 14वीं सदी तक हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू माना जाता है, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक इसका समय माना जाता है। ये कथन एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कथन किसका है। ये शुक्ल जी का कथन है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ये शुक्ल जी का कथन है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो आदिकाल है उसके कुछ नामकरण दिए गए हैं और उसके नामकरणकर्ता किन्होंने क्या नाम दिया है। तो जो पहला नाम जो दिया है आदिकाल को वो है दिया चारणकाल। चारणकाल नाम दिया है ग्रियर्सन ने। ये जो प्रमुख नाम है ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन सा नाम किसने दिया है। तो जो चारण काल है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। वीर गाथा काल ये रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ है। इन्होंने दोहरा नामकरण किया है। आदिकाल को वीर गाथा काल इन्होंने कहा है। आदिकाल जो नामकरण है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। शुक्ल जी ने दोहरा नामकरण किया है, आदिकाल वीर गाथा काल। लेकिन अगर पूछेगा आदिकाल नाम किसने दिया है तो आदिकाल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और वीर गाथा काल जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। इस आदिकाल को ही बीज वपन काल जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्होंने दिया है। वीर काल जो है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा है। सिद्ध सामंत काल जो है राहुल सांकृत्यायन इन्होंने कहा है। तो ये जितने भी नाम दिए गए हैं ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। ये सारे नाम पूछे ही जाते हैं लगभग सभी एग्जाम्स में। प्रारंभिक काल जो है और आरंभिक काल, ये नाम जो है वो मिश्र बंधुओं ने दिया है। इसमें काफी विवाद रहा है कि आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधुओं ने कि प्रारंभिक काल कहा है इसे। तो इसके लिए हमने काफी सारे प्रमाण देखे। तो जो डॉक्टर नगेंद्र की बुक है उसमें इन्होंने यहाँ पे पेज नंबर 48 पे इन्होंने प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं का बताया है। और जो इनका ये मिश्र बंधुओं की बुक्स मैंने देखी उसमें 2 बार काल विभाजन है, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। पहला तो ये है पूर्वारंभिक काल जो है, पूर्व और आरंभिक। तो इस वजह से मुझे लगा कि आरंभिक काल होगा, लेकिन हमें जो एग्जाम्स में अगर आता है तो उसके लिए हमारी मजबूरी बनती है कि हम उसे प्रारंभिक काल ही टिक करें, क्योंकि जो हमें प्रमाण देना पड़ेगा तो हम यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र की बुक को रेफरेंस में दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी है मिश्र बंधु विनोद में 643 से 1387 ईस्वी तक आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। तो मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं की है, उसमें 643 से 1387 तक के काल को प्रारंभिक काल नाम दिया गया है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ये काल है प्रारंभिक काल वो मिश्र बंधुओं ने दिया है। आरंभिक काल को हम यहाँ पे
इनका नहीं बताएंगे। लेकिन प्रारंभिक काल जो है वो गणपति चंद्र गुप्त ने भी कहा है, तो इसको हम आगे देख लेते हैं। शून्य काल और प्रारंभिक काल जो है गणपति चंद्र गुप्त, ये दोनों नाम अगर आते हैं तो हम प्रारंभिक काल के लिए गणपति चंद्र गुप्त और मिश्र बंधु दोनों में से किसी को भी टिक कर सकते हैं। लेकिन मिश्र बंधुओं के लिए अगर हमें प्रमाण देना होगा तो डॉक्टर नगेंद्र की बुक का हम रेफरेंस देंगे। आगे है आधार काल। आधार काल जो है सुमन राजे और मोहन अवस्थी दोनों ने नाम दिया है इसको। अभ्रंश काल, अभ्रंश काल किसने कहा है? अभ्रंश काल जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और बच्चन सिंह ने कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी और बच्चन सिंह अभ्रंश काल कहते हैं। और ऐसा भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि किसने केवल 3 कहानियां लिख करके हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं, तो वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ये जो हैं इनकी 3 कहानियां जो है बहुत फेमस है। एक तो इनका आपने सुना होगा उसने कहा था कहानी, बहुत ही फेमस है इनकी, सुखमय जीवन है, और उसने कहा था, ये इनकी बहुत ही फेमस कहानियां हैं। आगे है अंधकार काल। अंधकार काल जो है कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा है। उद्भव काल, उद्भव काल वासुदेव सिंह जी ने कहा है। संक्रमण काल रामविलास शर्मा ने कहा है। बाल्यावस्था काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे बाल्यावस्था काल कहा है। संधि काल अथवा चारण काल राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, कई बार एग्जाम्स में ये आया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। संधि काल या चारण काल, तो राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। जो आदिकाल की सर्वमान्य सीमा है जिसे सभी एक मत से मानते हैं वो है संवत 1050 से 1075, अर्थात 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक मानी जाती है। ये इसे शुक्ल जी ने दिया है। ये जो समय सीमा निर्धारित की है ये शुक्ल जी ने निर्धारित की है। तो अगर हम संवत से अगर देखेंगे, संवत से 57 घटा देंगे तो हमारा ये ईस्वी सन आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे जो है वो है आदिकाल। आदिकाल जो है उसकी प्रमुख विशेषताएं और प्रवृत्तियां हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेषताएं और प्रवृत्तियां, ये भी पूछा जाता है, कुछ प्रवृत्तियां दे दी जाती हैं और उसे पूछा जाता है किसकी प्रवृत्तियां हैं, आदिकाल की प्रवृत्तियां क्या हैं। तो पहला है आदिकाल की प्रवृत्ति में वीर रस की प्रधानता। वीर रस की प्रधानता रही है आदिकाल में। इस काल में वीरता, शौर्य, युद्ध के प्रसंगों पर जो है काव्य रचनाएं बहुत ज़्यादा मिलती हैं। और राजाओं के यहाँ जो कवि रहते थे वो अपने आश्रयदाताओं की, अपने राजाओं की बहुत ही वीरता का बहुत ही बढ़ा चढ़ा के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। अगला जो है युद्धों का सजीव चित्रण। युद्धों का सजीव चित्रण किया जाता था क्योंकि जो कवि लोग थे वो राजाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में भी जाते थे और युद्धों को अपनी आंखों से देखते थे। इसकी वजह से युद्धों का बिल्कुल सजीव चित्रण होता था, ऐसा लगता था कि एकदम जो युद्ध है वो सामने ही चल रहा है, ऐसे वो लोग उसका वर्णन करते थे। आगे है ऐतिहासिक घटनाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण। हम पुराने जो आदिकाल के ग्रंथ हैं उससे ऐतिहासिकता के बारे में एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकते सही से कि ये घटना सही है या नहीं है, क्योंकि उस समय हमेशा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होते थे। किसी छोटी से छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बता दिया जाता था, तो उसमें ऐतिहासिकता नहीं होती थी। ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तित्वों का वर्णन जो है वो बहुत ही बढ़ा चढ़ा के किया जाता था, उसमें ऐतिहासिकता का अभाव मिलता है आदिकाल में। अगला है जो वो है श्रृंगार और अन्य रसों का समावेश। तो श्रृंगार जो है उस समय में जो राजाओं का समय था आदिकाल, तो वहाँ पे क्या होता था कि श्रृंगार रस का बहुत ज़्यादा वर्णन होता था, वीर रस का वर्णन ज़्यादा मिलता है। वीर और श्रृंगार की प्रमुखता देखी जाती है, जिससे काव्य जो है उसमें बहुत ही विविधता आई है। और आदिकाल में जो भाषा थी वो प्राकृत, अभ्रंश, डिंगल, पिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो प्राकृत, अभ्रंश, डिंगल, पिंगल जो भाषाएं हैं उनका प्रयोग आदिकाल में हुआ है, ये भी उसकी एक विशेषता है। आश्रयदाता की प्रशंसा और उनका गुणगान। तो जो आदिकालीन कवि हैं वो राजाओं के यहाँ आश्रय में रहते थे उनके, तो अपने राजाओं का जो
प्रशंसा है उनको करना ही पड़ता था। राजा को प्रसन्न रखेंगे तभी तो उनको बहुत सारे धन जो है मिलता था उनसे। तो उनकी प्रशंसा करना उनका एक कह सकते हैं मजबूरी बन गई थी। तो दरबारी साहित्य जो है उसका विकास जो है आदिकाल में शुरू हुआ और अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं। उसमें आप बहुत सारे रचनाएं जैसे बीसल देव रासो है, पृथ्वीराज रासो है, उसमें सारे जो कवि हैं वो अपने आश्रयदाता की प्रशंसा भी करते हैं। पृथ्वीराज रासो में भी आप देखेंगे पृथ्वीराज का बहुत ही बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। अगला जो है वो है आदिकाल की जो प्रवृत्ति है वो है राष्ट्रीय एकता का अभाव। इस काल में बहुत ही जो देश है वो बहुत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था, बटा हुआ था, जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना का अभाव उस समय था। क्योंकि छोटे छोटे राजा थे तो सभी लोग अपने ही राज्य को बढ़ाना चाहते थे, एक दूसरे से उलझे रहते थे। तो जितने भी कवि थे वो राजाश्रय में राजाओं के यहाँ ही अपना जीवन यापन करते थे। तो जहाँ का खाएंगे वहीं का बताएंगे, तो वहीं का वर्णन वो बढ़ा चढ़ा के करते थे और दूसरे राजाओं को नीचा दिखाने के लिए काव्य रचना करते थे। अपने राजा की झूठी झूठी बातों को बढ़ा चढ़ा के वर्णन करते थे। अपने ही सम्राट को जो है चक्रवर्ती सम्राट घोषित करने में वो बिल्कुल भी संकोच महसूस नहीं करते थे। अपने राजा की बहुत बढ़ा चढ़ा के बड़ाई करना, वर्णन करना, प्रशंसा करना, ये सारे काम आदिकाल में किए जाते थे। अगला जो है वो है अतिशय कल्पना बोध। जो चारण कवि होते थे वो तथ्यों पर कम और कल्पना पे अधिक महत्व देते थे। तो उनके जो इतने भी ग्रंथ हैं वो तथ्यपरक न होकर के कल्पना प्रधान है। यहाँ तक कि उन्होंने घटनाओं, नामावलियों और तिथियों तक की कल्पना अपने मन से कर ली है, इसलिए उसमें ऐतिहासिकता का भी अभाव होता है। क्योंकि जब तिथि, नामावली और घटनाएं सब कुछ काल्पनिक होंगी तो उसमें इतिहास कुछ बचता ही नहीं है। तो इसमें हम भरोसा भी नहीं कर पाते हैं कि ये सारे जो तिथियां, नाम और घटनाएं दी गई हैं वो सही हैं या नहीं हैं। तो उसमें जो पात्र होते थे ग्रंथ में उनके वो ऐतिहासिक तो होते थे, बाकी सब कुछ कल्पना पे ही डिपेंड करता था, उसी पे आधारित होता था। इस काल में जो रासो काव्य होते थे उसमें संभावना और कल्पना पे ही अधिक बल दिया जाता था और तथ्यों पे कोई बल नहीं दिया जाता। तथ्य गलत हो सकते हैं उस समय की कहानियां जो है थोड़ी बढ़ा चढ़ा के होती थी, तो उसमें कल्पना की ही प्रधानता होती थी। आगे जो है वो आदिकाल का जो साहित्य है उसे इन भागों में जो मुख्यतः जिन भागों में बांटा जा सकता है वो है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और लौकिक साहित्य। ये जो हैं आदिकाल के जो भाग हैं साहित्य के, उसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और लौकिक साहित्य। जो फागु काव्य हैं, रासो काव्य हैं, वो जैन साहित्य के ही अंतर्गत आ जाते हैं, तो उसे हम जैन साहित्य के अंतर्गत ही उन सारी रचनाओं, उनके लेखकों के बारे में पढ़ लेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम्स में कि अत्यधिक आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है, तो वो कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो आगे जो हमारा वीडियो होगा वो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और लौकिक साहित्य की कुछ रचनाएं जो हैं, उनके जो कवि हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उस पर होगी। तब तक के लिए नमस्कार।